ट्वीट किया है। उमा भारती ने लिखा, मैंने हाथरस की घटना के बारे में देखा। पहले तो मुझे लगा कि मैं ना बोलूं क्योंकि आप इस संबंध में ठीक ही कार्रवाई कर रहे होंगे, किंतु जिस प्रकार से पुलिस ने गांव की एवं पीड़ित परिवार की घेराबंदी की है उसके कितने भी तर्क हो, लेकिन इससे विभिन्न आशंकाएं जन्मती हैं। उमा ने आगे भी ट्वीट किया, वो एक दलित परिवार की बिटिया थी। बड़ी जल्दबाजी में पुलिस ने उसकी अंत्येष्टि की और अब परिवार एवं गांव की पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दी गई। उमा ने उसके बाद भी ट्वीट किया है और लिखा है कि इस घटना से यूपी सरकार और बीजेपी की छवि पर आंच आई है। तो उमा भारती ने हाथरस कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पहले तो मैं चाह रही थी इस पे कुछ ना बोलूं, लेकिन जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ पीड़ित परिवार के साथ, उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है इससे बीजेपी की छवि भी खराब हुई है, छवि पर भी, माफ कीजिएगा, लिखा है इससे यूपी सरकार और बीजेपी की छवि पर आंच आई है। तो हाथरस कांड जिससे पूरे देश में आक्रोश है। उमा भारती बीजेपी की दिग्गज नेत्री, खुद उन्होंने ट्वीट किया है और खुद इस पर उनका भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वो दलित की बिटिया थी, जिस तरीके से उसकी अंत्येष्टि की गई उस पर सवाल खड़े किए हैं। अब उसके बाद जिस तरीके से पीड़ित परिवार की घेराबंदी और गांव की घेराबंदी की गई है उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रामराज की भी बात उमा भारती ने कही कि रामराज की बात की जाती है, लेकिन राम मंदिर की नींव के बाद इस तरीके का माहौल, ये तमाम बातें अपने ट्वीट में उमा भारती ने लिखी है। रंजना हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। रंजना, बीजेपी की दिग्गज नेत्री और खुद उन्होंने अब सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार के अंदर पुलिस आती है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा कि मैं नहीं चाहती थी इस बारे में बोलना, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है और उनका आक्रोश भी दिखाई दे रहा है ट्वीट पे। जी श्रद्धा, बिल्कुल हाथरस की घटना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि निर्भया के बाद एक बार फिर से लोगों के मन में आक्रोश है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना में न्याय मिले और अब जो भाजपा की जो नेत्री है, यानी कि हमेशा ही मुखर रही है अपने बयानों को लेकर, और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, उसके खिलाफ विरोध के स्वर उनके देखने को मिले हैं। और उमा भारती का यही कहना है कि उनको लग रहा था कि शायद ये जांच जो है वो सही तरीके से होगी, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद उन्हें बोले की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इस घटना में पुलिस घेराबंदी कर रही है पीड़ित परिवार की, मीडिया कर्मियों को रोका गया है क्योंकि गांव के बाहर ही जिस तरह से मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, उसके बाद से लगातार जो भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, खुद उमा भारती ने अब ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि जितने भी तर्क इस पूरे मामले में दिए जाएं, जिस तरीके से उस पीड़िता की अंत्येष्टि हुई, जिस तरीके से परिवार की और गांव की घेराबंदी की जा रही है, उस पर जितने भी तर्क दिए जाएं वो तर्क बिल्कुल बेकार हैं, आशंकाएं जन्मती हैं। देखिए, जो उमा भारती जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके अंदर आज जो है एक सात्विकता और एक सहानुभूति और करुणा जिंदा है। कुछ लोग तो, जो लोग राज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर, वे तो मठ और हट पर कब्जा करके वहां पर राजनीति कर रहे हैं, और जो न्याय दे रहे हैं वो ये न्याय है कि जिसकी बेटी चली गई है उसके पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। ये जो ये स्पष्ट दर्शाता है कि बचाव किसका कर रहे हैं। चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, चाहे सेंगर का मामला हो, उत्तर प्रदेश सरकार क्या पीड़ितों के साथ खड़ी है या अत्याचारियों के साथ खड़ी है, आक्रांताओं के साथ खड़ी है, जिन्होंने दरिंदगी की, बेहसीपन किया, जिन्होंने जो है लोगों को लूटा, उनकी असमत लूटी, उनके साथ खड़ी उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये सरकार किन लोगों की सरकार? योगियों की सरकार है। क्या योगी ऐसे ही होते हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उमा भारती जी ने जो बयान दिया है, स्वागत है। गुस्सा भी उनका दिखाई दे रहा है इस ट्वीट में। साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि मैं नहीं चाह रही थी इस बारे में कुछ बोलना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बोला, यानी कि वो बिल्कुल जब्त नहीं कर पाई अपने गुस्से को। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो दलित की बिटिया थी और जिस तरीके से पुलिस ने सलूक किया
उस पे उसको देखकर तो बहुत सारी आशंकाएं सामने आती हैं। नहीं, निश्चित रूप से पुलिस ने जिस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से उस घटना को ढांकने की कोशिश की, और आज जिस तरह से उसकी जो पीड़िता की जो उस अंतिम संस्कार के बाद जो व्यवहार हो रहा है, उसकी जो है चिता पर कुत्ते बैठे हैं, ये तस्वीरें पूरे देश में साया हो रही हैं। ये प्रशासन आप किस तरह से अपमानित करना चाहते हैं? मनुष्यता, मानवीयता शर्मसार हो रही है। की ही नीति है, उन्होंने अब ट्वीट करके अपनी बात भी रखी है। हालांकि उन्होंने कहा मैं कहना नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी तमाम हम न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नरसिंहपुर की घटना पर सीएम के निर्देश के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम के आदेश के बाद चौकी प्रभारी मिश्रीलाल पर गाज गिरी है और मामला दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सीएम ने एडिशनल एसपी को भी हटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही एसडीओपी को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। एसपी से जवाब भी मांगा गया। आपको बता दें कि इस मसले पर सीएम ने तत्परता से संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नरसिंहपुर में भी गैंगरेप की एक घटना सामने आई और जिस पर पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली। अब सीएम ने निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश, उसके बाद अब कार्रवाई भी हुई है। 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, गाज भी गिरी है। इस पूरे मामले में सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई। चौकी प्रभारी पर मामला भी दर्ज किया गया। और बड़वानी, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया, कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है। कांग्रेस ने 7 दिन में लोन माफ करने की बात कही, 2 लाख का लोन माफ नहीं कर पाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई असर नहीं होगा। हाथरस मामले में कहा कि योगी ने अधिकारियों को हटाया, योगी बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं। पार्टी के पोस्टर में सभी के सम्मान का ध्यान। कमलनाथ हनुमान के भक्त होते तो पटखनी खाते क्या? चुनाव में पूरी 28 सीटें जीतने का दावा भी किया। सबसे बड़ी बात होती है, कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का बिल्कुल विश्वास नहीं है, देश की जनता का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक विश्वसनीयता का अभाव है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जनता पे कोई असर होगा, मैं नहीं मानता। पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर लगे नहीं थे। पार्टी की तरफ से जब पोस्टर लगते हैं तो सबका सम्मान रखना, सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं। और इस उम्र में, जिस उम्र में कमलनाथ जी हैं, ऐसे सपने आते रहते हैं, क्योंकि रात में नींद आती नहीं है तो सपने ही आते हैं। वो खुद को हनुमान जी का भक्त बता रहे हैं, क्या कहना है? बताने की जरूरत है यार, हनुमान जी तो अपना चमत्कार दिखाते हैं। जो भक्त रहता है उसके साथ चमत्कार हो जाता है। 28 सीटों को लेकर वो पटकनी खा गए, तो हनुमान जी के भक्त होते तो पटकनी खाते गए। उपचुनाव को लेकर क्या 28 सीटों को लेकर के आपका क्या दिखा? 28 के 28 सीट हम जीत सकते हैं, कोई हमें आश्चर्य नहीं होगा। भोपाल से खबर, जहां यूपीएससी की परीक्षा कल। भोपाल में 59 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा, 22,372 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। एग्जाम सेंटर पर मास्क लगाना अनिवार्य है। पानी और सैनिटाइजर की बोतल परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर में ले जा सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए बनाए गए हैं सहायता केंद्र। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और तमाम बस स्टैंड पर बने हैं सहायता केंद्र। और आपको बता दें कि सैनिटाइजर अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में सैनिटाइजर और पानी की बोतल छात्र लेकर जा सकते हैं। तो कल यूपीएससी की परीक्षा है और आज और कल परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी एक्टिव रहेगा। कमिश्नर कार्यालय में बना कंट्रोल रूम। तो कल यूपीएससी की परीक्षा, और आपको बता दें कि 22,372 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गाइडलाइंस हैं, कोरोना को ध्यान में रखते हुए 1 घंटे तो पहले पहुंचना है। मास्क अनिवार्य, पानी और सैनिटाइजर की बोतल परीक्षार्थी ले जा सकते हैं। रंजना जुड़ी है हमारे साथ, हमारी संवाददाता। रंजना, कल यूपीएससी के एग्जाम और 22,000 से ज्यादा छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं।
जी श्रद्धा, बिल्कुल यूपीएससी की प्री एग्ज़ाम कल हो रही है और राजधानी भोपाल में करीब 59 परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचेंगे और कोरोना संक्रमण काल के चलते जो बचाव की जो गाइडलाइन है वो ज़रूर जारी की गई है। यानी कि जो परीक्षार्थी हैं जो कि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचेंगे, सबसे पहले तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उनको जो ग्लव्स हैं वो पहनना अनिवार्य होगा, मास्क एग्ज़ाम सेंटर पर पहनकर जाना अनिवार्य होगा और जो जिन भी परीक्षार्थियों का तापमान ज़्यादा निकलेगा उनके लिए अलग से जो आइसोलेटेड जो रूम है एक, वो भी परीक्षा केंद्र पर तैयार किया गया है ताकि दूसरे परीक्षार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके और बाहर से जो भी परीक्षार्थी एग्जाम देने के लिए राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं तो उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सहायता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट पर एक सहायता केंद्र बनाया गया है तो दूसरा बस स्टैंड पर बनाया गया है। इस तरह से 2 से 3 जो सहायता केंद्र है वो बनाए गए हैं ताकि जिस भी परीक्षार्थी को एग्जाम सेंटर या दूसरी जानकारी लेनी हो तो वो इन सहायता केंद्र से आसानी से सारी जानकारी ले सकेंगे। और कमिश्नर कार्यालय में भी एक हेल्पलाइन सेंटर है, कंट्रोल रूम है जो बनाया गया है, जिसमें कुछ मोबाइल नंबर हैं जो जारी किए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी इन कंट्रोल रूम पर फ़ोन कर सकता है और अपनी जितनी भी तमाम जिज्ञासाएं हैं या फिर परीक्षा को लेकर जो भी उनके सवाल हैं, समस्याएं हैं, इनका समाधान इस कंट्रोल रूम में ज़रूर किया जाएगा। और तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो रही हैं और जिन भी एग्ज़ाम सेंटर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां जो वहां पर ड्यूटी लगाई जाएगी उसको लेकर भी आज उनकी ट्रेनिंग है। सुबह 11 बजे से ट्रेनिंग शुरू की जाएगी जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगी। यानी परीक्षा को लेकर तमाम जो सावधानियां हैं, जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इंदौर से खबर। गाड़ी पार्किंग विवाद में मारपीट, ईंट और पत्थरों से हमला, चाकू लेकर आया एक हमलावर। परदेशीपुरा थाना इलाके की पूरी घटना, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पार्किंग के विवाद में यह मारपीट का पूरा मामला है, ईंट और पत्थरों से यह हमला किया गया है। एक हमलावर चाकू लेकर आया और गाड़ी पार्किंग का ये पूरा विवाद। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा विवाद गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ, परदेशीपुरा थाने का पूरा मामला। इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो परदेशीपुरा थाना इलाके का पूरा मामला, पार्किंग को लेकर ये विवाद हुआ। पत्थर ईंटें बरसाए गए, चाकू लेकर एक हमलावर आ गया और उसके बाद अब 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो गाड़ी पार्किंग विवाद में ये मारपीट हुई है, ईंट पत्थरों से हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और एक हमलावर चाकू लेकर आया है। परदेशीपुरा थाना इलाके की ये पूरी घटना, 2 लोगों को इसके बाद गिरफ्तार किया गया है। तो परदेशीपुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला, ईंट पत्थर लेकर आए हैं, विवाद इतना बढ़ गया, एक शख्स चाकू लेकर आ गया और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर ये लड़ाई हो रही है, पार्किंग को लेकर ये पूरी लड़ाई। और उसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, क्या पूरा मामला था ये जिसको लेकर इतना ज्यादा विवाद हो गया कि चाकू तक बात आ गई? बिल्कुल श्रद्धा, ये पार्किंग को लेके पूरा विवाद नया जन्म लिया था। चूंकि वाहन पार्किंग की बात को लेकर विवाद हुआ था, 2 पक्ष आपस में पहले झगड़े, उसके बाद फिर एक जो पक्ष था वो अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और उनके हाथ में एक चाकू भी, वीडियो इसका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बाकी उसके अन्य जो साथी सहयोगी है उनकी तलाश की जा रही है। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए।
शिवपुरी में जमीन विवाद में महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति का भाइयों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में यह भी आरोप लगा है कि लोगों ने पुलिस के सामने महिला की निर्ममता से पिटाई की और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। मामला छर्च थाना क्षेत्र के बिलौला गांव का बताया जा रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और खंडवा से खबर, जहां स्टेट जीएसटी टीम का छापा। खंडवा की एमजी गोल्ड कंपनी में छापा मारा है जीएसटी टीम ने। जीएसटी में गड़बड़ी को लेकर छापेमार कार्रवाई की गई। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव, एमजी गोल्ड के संचालक सुनील बंसल और अब स्टेट जीएसटी टीम ने यह छापा मारा है। भोपाल में 3 दिनों पहले 2 दिन की बच्ची की हत्या हो गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बच्ची के नाना नानी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने ही 2 दिन की बच्ची की हत्या कर दी थी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। और खबर भोपाल से, सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा बैठक। आज शाम 4 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक होगी। शाम 5 बजे बीमा राशि भुगतान के संबंध में बैठक होगी। तो आज शाम 4 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। उसके बाद 5 बजे बीमा राशि भुगतान के संबंध में भी बैठक की जाएगी। और भोपाल से खबर, भारतीय रेल की एक और कामयाबी। मंडीदीप से बांग्लादेश रवाना हुई ट्रैक्टर्स की बड़ी खेप। 100 ट्रैक्टर्स की खेप बांग्लादेश रवाना। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की रेलवे की तारीफ। माल ढुलाई के लिए रेलवे सस्ता, विश्वसनीय और कम समय लेने वाला साधन बन रहा है। और भारतीय रेल की एक और बड़ी कामयाबी, मंडीदीप से बांग्लादेश रवाना हुई ट्रैक्टर्स की बड़ी खेप। 100 ट्रैक्टर्स की खेप बांग्लादेश रवाना। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की तारीफ की है। कहा है कि रेलवे सस्ता, विश्वसनीय और कम समय लेने वाला साधन बन रहा है। और एमपी में लगातार जारी है कोरोना का कहर। शुक्रवार मिले 2019 नए केस। 24 घंटे में 36 लोगों की मौत। कल 2332 लोग हुए स्वस्थ। एमपी में अब तक 1,32,107 कोरोना के केस। अब तक 1,09,611 मरीज हुए स्वस्थ। एमपी में अब तक 2,372 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 20,124 एक्टिव केस है। और इंदौर का भी आपको कोरोना मेडिकल बुलेटिन बता देते हैं जो जारी हुआ है। 481 नए कोरोना संक्रमित मिले। 7 मरीजों की मौत। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,000 के पार। संक्रमण से अब तक 585 मरीजों की मौत। 4,518 कोरोना के एक्टिव केस। और खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के आंकड़े छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और लगातार कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में भी जारी है। 24 घंटे में 2,637 नए मरीज मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा 395 नए मरीज। कल कोरोना से 15 लोगों की मौत की पुष्टि। 2,586 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या अब हो गई है 29,693। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई है 1,18,790। कोरोना से अब तक 1,002 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है। अब तक 88,095 लोग ऐसे हैं जो रिकवर हुए।
अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पीएम मोदी पहुंचे मनाली एयरपोर्ट। दुनिया की सबसे लंबी टनल का आज होगा उद्घाटन। मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है अटल सुरंग। अटल सुरंग का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। और अब मनाली पहुंच चुके हैं, मनाली एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सबसे लंबी टनल अटल सुरंग का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर ये कि मनाली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिलायंस रिटेल में बड़ा निवेश हुआ है। जीआईसी 5,512.50 करोड़ का निवेश करेगी। 1.22% की हिस्सेदारी के लिए जीआईसी का निवेश। टीपीजी करेगी 1,837.50 करोड़ का निवेश। 0.41% की हिस्सेदारी के लिए टीपीजी का निवेश। टीपीजी का रिलायंस में दूसरा बड़ा निवेश।